राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंजनी देवी चौधरानी, नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, हाड़ी रानी, रानी कर्णावती और रानी पद्मावती, अन्नादाई, और अगर समकालीन समय की बात करें तो अमृता देवी। महिलाएं समाज के परिवर्तन में, पर्यावरण की रक्षा में, राजनीति में हस्तक्षेप में, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है, महिलाओं की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एक संशोधन अधिनियम लेकर के आए और वो चाहते थे कि देश की बहनों को 2029 तक, हो सकता है उसके बाद तक, महिला आरक्षण का इंतजार न करना पड़े, जल्दी से जल्दी उनको आरक्षण दे दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों ने इसके रास्ते में हर प्रकार के रोड़े अटकाए। पार्लियामेंट में हमारा बहुमत था, लेकिन इस संशोधन अधिनियम को पारित करने के लिए 2/3 सांसदों के सहयोग की जरूरत होती है। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ये सुनिश्चित किया कि हम इस संशोधन अधिनियम को पारित न करा पाए। माननीय प्रधानमंत्री इससे न तो हतोत्साहित हुए हैं, न उनके चेहरे पर कोई सिकन है और न ही उनके आत्मविश्वास में कोई कमी है। हमने तय किया है, महिलाओं का आरक्षण हमारा सैद्धांतिक विषय है। हम ये मानते हैं कि देश के विकास की कल्पना और देश के परिपक्व राजनीति की कल्पना महिलाओं के सहयोग के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी चाहे जितना भी अवरोध उपस्थित करना हो कर लें, हम जल्दी से जल्दी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण व्यवहारिक धरातल पर लागू करके रहेंगे। भाजपा विरोधी शक्तियों के इस महिला विरोधी आचरण की हम घोर निंदा करते हैं। इस संक्षिप्त विषय के बाद आप जो भी प्रश्न जिस भी संदर्भ में पूछना चाहें, एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब देने की स्थिति में रहूँगा। एक एक करके आप लोगों को तय करना पड़ेगा। लांबा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी इतना ही महिलाओं के बारे में सोच रही है तो 21 राज्यों में से केवल एक राज्य के अंदर महिला मुख्यमंत्री बना रखा है, बाकी राज्यों के अंदर महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अलका लांबा जी के प्रश्नों का जवाब हमारे महिला मोर्चा के लोग दे देंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी में लेकर, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान में 2 महिला मंत्री, तो हम मिलके यहाँ हम अपने कार्य क्षेत्र की बात करें, वहाँ तो हम बढ़ाई सकते हैं। बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ पर बीजेपी इस प्रकार का कोई आकलन करती है, चिंतन करती है कि वहाँ पर मंत्रियों की संख्या बढ़ाई कर 2 महिला विधायक कम से कम उसको तो धरातल पर। देखिए, परिवर्तन के दौर की एक प्रक्रिया होती है। देश में जो व्यवस्था रही है उसमें महिलाओं को हमेशा पीछे ढकेला गया है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हमेशा सम्मानित किया है, उनका अधिकार दिया है। इसी राजस्थान में हमारी बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा जी। उत्तर प्रदेश में 3 बार
हमने बहन मायावती को अपना पूरा समर्थन दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली में आज भी महिला मुख्यमंत्री है और उसके पहले भी दिल्ली में श्रीमती सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। हर जगह की राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और पूरे देश के इक्वेशंस तय करने होते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में सामूहिकता में निर्णय लिया जाता है। मेरा सवाल जो है कि जो विधायक की महिला विधायक उनकी संख्या मंत्रिमंडल में बढ़ जाती है। मंत्रिमंडल का परिवर्तन, उसका विस्तार, उसका मूल्यांकन, ये सब सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हमने एक बहुत प्रभावी बहन को अपने इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना करके राजस्थान के नागरिकों को दिया है। पहले मुख्यमंत्री दिया था और अब श्रीमती दिया कुमारी जी हमारी उप मुख्यमंत्री है। प्रभारी जी, वसुंधरा राजे आपके मुख्यमंत्री भी रही हैं और अभी स्थिति ये है कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कभी उनका कोई लेटर वायरल कर दिया जाता है, कभी उनके बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा दिखाया जा रहा है, बड़ा बेबस उनको जताया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है साहब? नारी शक्ति वंदन की बात कर रहे हैं। यही तो समस्या है ना, नारी के सामने आप बेबस शब्द अपने आप जोड़ देते हैं। अब वसुंधरा जी को बेबस शब्द का प्रयोग करिएगा तब तो लोग हंसने लगेंगे। वो महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों के लिए जाने जाते हैं और श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने खुलकर इस बात को आप लोगों के बीच में कहा है और राजस्थान के प्रशासनिक हलके को भी निर्देश दिया है और उस पर कार्यवाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ये जो नकली पत्र सामने आया है उसको बहुत गंभीरता से लेती है और जिस भी किसी ने इस काम को किया है वो कितना भी प्रभावी किसी और दल में क्यों न हो, उसे चिन्हित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही पता था कि ये संशोधन विधेयक पास नहीं होगा लोकसभा में या संसद में, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लाया गया क्योंकि वो प्रचार कर सके कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कि महिला विरोधी पार्टियां हैं चुनाव में। अब देखिए, कहने को तो कुछ भी लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सचमुच इस बात का विश्वास नहीं था कि ये लोग महिला आरक्षण के इतने नंगे विरोधी होकर के सामने आ जाएंगे। 2023 में जब यह विधेयक लाया गया तो 2024 में लोकसभा का चुनाव था, इसलिए विरोधी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि 2023 में उसका विरोध करें, क्योंकि 24 में उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता। इसलिए वो मन महसूस के इस विधेयक के साथ खड़े हो गए। आज उनको लगता है कि अभी तो चुनाव दूर है, लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने भांति बात तरीके से पिछड़े आरक्षण के नाम पर और दक्षिण की सीटें कम होने के नाम पर विभिन्न प्रकार से अवरोध उपस्थित किए हैं। महिलाएं इस देश की पूरी तरह सन्नद्ध हैं और जान रही हैं कि कांग्रेस का सामने दिखने वाला चेहरा क्या है और अंदरूनी चेहरा क्या है। समय आने पर हमारी महिलाएं उनको ठीक से जवाब देंगी। अग्रवाल साहब, एक सवाल ये है कि अग्रवाल साहब, सवाल ये है कि क्या सत्ता आसीन पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या पहली बार ऐसा इतिहास में देखा जा रहा है कि जब दोनों जगह सत्ता में आसीन इसके बावजूद भी सड़क पे उतर रहे हैं, तो क्या नहीं, आप गलत तरीके से देख पा रहे हैं, क्या है? आप गलत तरीके से देख रहे हैं। संशोधन अधिनियम 2/3 बहुमत से पारित होता है। यह कोई एक नॉर्मल कानून नहीं था जो 50-50 के आधार पर पास हो जाए। तो ये तो सबको मालूम है कि हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है।
इसलिए उल्टी और सीधी गिनती का कोई तो इसमें प्रश्न हुआ नहीं। हम ये मानते थे कि ये दल जैसे 2023 में महिलाओं के साथ खड़े होने का नाटक कर रहे थे, नाटक ही सही, इस बार भी वो जारू रखेंगे। लेकिन अब जब उनको सामने से दिख रहा है कि महिला आरक्षण अब तो होके रहेगा, तो वो अपने आप को उन्होंने बेनकाब कर लिया है, इसके विरोध में सामने आ गए हैं। और रही सत्ता की गिलती की बात, तो आपसे अधिक जनता के बारे में कौन जानता है। आसाम का चुनाव हम जीत चुके हैं, पुदुचेरी का चुनाव हम जीत चुके हैं, केरल में हमारा खाता मजबूती से खुल चुका है, बंगाल का पहला फेज हम जीत चुके हैं, दूसरा फेज भी हम जीतेंगे, और तमिलनाडु में हम 50-50 की लड़ाई लड़ने की स्थिति में आ गए। और यह हमारा महिलाओं के प्रति पूरी तरह समर्पण का भाव है कि महिलाओं के जीवन की बेहतरी के लिए हमने इस बात की चिंता नहीं की है कि हमें चुनाव में कोई फ़ायदा होगा या नुकसान। सिद्धांत अगर ये कहता है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, तो हम उन्हें अधिकार देंगे। इंडी गठबंधन ने इस बिल का विरोध करने के लिए सभी एकजुट दिखाई दिए, लेकिन जब चुनाव होता है तब क्या वजह रहती है कि जिससे कि ये एक दूसरे के विरोधी हो? अब देखिए क्या है ना, शेर हो, बकरी हो, लोमड़ी हो, गिरगिट हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, जब बाढ़ आती है तो बंधे पे सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। बाढ़ हट जाती है तो फिर आपस में लड़ने लगते हैं। तो आज उन्हें ये लग रहा था कि ये महिलाओं आरक्षण के बाद भाजपा की एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, इसलिए सारे विरोधी इंडी ठगबंधन के नाम पर आप गठबंधन कह रहे हैं। गठबंधन होता तो संसद के अंदर भी दिखता, संसद के बाहर भी दिखता, तो वो तो गठबंधन है नहीं, वो तो ठगबंधन है। इस नाते वो लड़ेंगे। अभी बंगाल में वो लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी अलग हैं, कांग्रेस अलग है। अभी वो केरल में लड़ करके आए हैं, सीपीएम अलग है और कांग्रेस अलग है। इस नाते यह इनका कोई भी गठबंधन नहीं है। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए पराजित मन के लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया समुच्चय है, जिनके अंदर कोई सकारात्मकता नहीं है, देश के प्रति कोई सोच नहीं है, राजनीति की कोई समझ नहीं है। इनमें से अधिकांश परिवारवादी पार्टियां हैं। आप सबके नाम देख डालिए। अपनी पार्टी के भीतर तो वो गठबंधन अपने कार्यकर्ताओं से कर ही नहीं पाए। कांग्रेस भी परिवारवादी, टीएमसी भी परिवारवादी, जनता दल, लोक दल भी, क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय जनता दल भी परिवारवादी, समाजवादी पार्टी भी परिवारवादी, डीएमके भी परिवारवादी, एनसीपी भी परिवारवादी, शिवसेना भी परिवारवादी। तो ये प्रश्न आप लोग के मन में क्यों नहीं आता कि ये सारे परिवारवादी लोग, अब उन्हें धीमे धीमे लगने लगा है कि अब उनकी परिवार की सत्ता इस देश में अब नहीं रह पाएगी। धीमे धीमे सभी जगहों से वो समाप्त हो रहे हैं, तो अपने पारिवारिक स्वार्थ की रचना करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। एक आज चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जनता इन सबको देश के राजनीतिक मैप से ख़त्म कर देगी। पहले इस तरह की बड़ी चूक सुरक्षा में भी चूक मानी जा सकती है, और कहीं साजिश जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए, मैं संभावनाओं पर किसी प्रकार की टिप्पणियां करूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। ये कारण सामने आने दीजिए कि ये तकनीकी चूक क्यों हुई, फिर आप मुझसे उस संदर्भ में सवाल पूछ सकते हैं। सर, कांग्रेस कह रही है अपनी पार्टी में 33% आरक्षण कब लागू करेगी? कांग्रेस रिफाइनरी को लेकर एक सवाल है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है लगातार कि बीजेपी हमेशा लगातार अब फिर लागत बढ़ेगी, लगातार लागत बढ़ती जा रही है और बातों में घिरे में रही है। ये उनकी नासमझी है। मेरा हाथ एक ही है। कांग्रेस 18 से 23 तक सरकार में रही है ना।
उनके मुख्यमंत्री रहे। तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि 5 साल वो कुर्सी पर मुख्यमंत्री की तरह बैठे रहे। 2013-14 में सोनिया जी से उद्घाटन कराने का जो उन्होंने नाटक किया था, वो क्या कर रहे थे कि 18 से लेकर 23 के बीच में उस रिफाइनरी को शुरू नहीं करा पाए। जनता को जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप 5 साल कुर्सी पर रहे हैं, आपने 14 में उसका शिलान्यास कराया था। आप जनता को बताइए कि 18 से 23 के बीच में आपने उसका उद्घाटन क्यों नहीं कराया। इसका माने है कि आपने वो फर्जी शिलान्यास कराया था। कांग्रेस इसका जवाब दे, वो ज़्यादा बेहतर है। वो कह रही कि 90% काम तो हमने कर दिया था। अच्छा, तो बता दें क्या क्या काम किया था। 90% काम किया था, उनके पास खाका होगा, वो बता दें कि उसमें क्या क्या काम हो चुका था। अब मैं मुंह खोलूँगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए जो पार्टी आज के दिन राजनीतिक वजूद में नहीं है, मैं उसको अनावश्यक टिप्पणी करके हाईलाइट करूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है।